प्रोफेसर, प्रोफेसर, आप कहाँ हो? नरेश की आंखें बेचैनी और डर से चारों तरफ घूम रही थीं, लेकिन हर कोने में ध्यान से देखने के बाद भी उसे कहीं भी प्रोफेसर नजर नहीं आए। प्रोफेसर, कहाँ हो आप? नरेश की आवाज में दर्द और प्रोफेसर के लिए बेपनाह परवाह साफ सुनाई दे रही थी। उस खाली बेसमेंट में नरेश के हर बोले हुए शब्द अंधेरे के सन्नाटे से टकराकर उसके पास ही वापस आ रहे थे। नरेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सारी कुर्सियां हवा में चक्री की तरह घूम रही थीं। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए उसका दिमाग मानो सुन्न पड़ गया हो, लेकिन कुछ पल बाद उसने अपने अंदर के डर को दबाते हुए तेज आवाज में चिल्लाया, ये सब कौन कर रहा है? सामने आओ मेरे। नरेश जैसे ही जोर से चिल्लाया, सारी कुर्सियां जमीन पर दोबारा गिर गईं। और फिर उधर एक अजीब से सन्नाटे ने घर कर लिया था। बेसमेंट में इतना सन्नाटा छा गया था कि नरेश को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। ठीक उसी वक्त अचानक नरेश को भिनम्मा की हंसी सुनाई दी। भिनम्मा की हंसी इतनी तेज थी कि बेसमेंट में रखे सभी पुराने सामान एक जगह से दूसरी जगह गिरने लगे। हर सामान जैसे ही जमीन पर गिरता, चारों तरफ उसके टूटने की गूंज सुनाई देने लगती। हर टूटने की आवाज नरेश के कांप रहे दिल को और ज्यादा कमजोर करने में कामयाब हो रही थी। लगता था जैसे बेसमेंट में सामान नहीं, बल्कि उसकी अपनी हिम्मत टूट रही हो। कुर्सियां, शीशे के ग्लास, पुराने स्कूल की फोटो फ्रेम्स, टूटी हुई घड़ी और बेसमेंट के कोने में लगी हुई सबसे पुरानी पेंटिंग्स, सभी एक साथ एक भयंकर आवाज के साथ जमीन पर गिर गए। ठीक उसी समय अचानक नरेश जोर से चिल्लाया। नरेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने भिनम्मा खड़ी हो, बिल्कुल पास। भिनम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। अचानक भिनम्मा नरेश की आंखों के सामने से ओझल हो गई। नरेश के लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि क्या उसने सच में भिनम्मा को देखा था या फिर यह उसकी आंखों का कोई खौफनाक वहम था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि नरेश अपनी जगह पर जैसे कि तैसा जम गया। अब हवाएं भी धीरे धीरे चलने लगी थीं। नरेश अपनी जगह पर खड़ा होकर जब धीरे धीरे अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहां बिखरे सामान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ठीक उसी वक्त अचानक से उसे अपने चारों तरफ हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। नरेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि माधव गोपी के साथ खड़ा है। गोपी? इससे पहले कि नरेश अपनी बात पूरी कह पाता, तभी उसे बाईं तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। नरेश ने जैसे ही बाईं तरफ मुड़कर देखा, वो जोर से चिल्ला दिया, सोहन! सोहन! उसी समय नरेश को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। नरेश जैसे ही पलटा, उसका दिल मानो एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। भिनम्मा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। भिनम्मा? इस समय भिनम्मा की सुर्ख लाल आंखें सिर्फ नरेश को ही देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक भिनम्मा के हाथों ने उसके गले को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे! छोड़ो! मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तू ही तो मेरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुझे छोड़कर मैं अपनी दुनिया को बर्बाद नहीं होने दे सकती। जब मेरा बदला कभी अधूरा नहीं रहता, तो आज क्यों होगा? हाँ? छोड़ दो! नरेश को अपनी आंखों के सामने सब धुंधला नजर आने लगा। उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी थीं। वो हवा में एक अधमरी लाश की तरह सिर्फ अपने हाथों को इधर से उधर घुमा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नरेश का दर्द बढ़ता गया और उसकी सांसों की आवाज घटती गई। उसी समय भिनम्मा भी हवा में उड़ने लगी, जिसकी वजह से नरेश का शरीर भी काफी ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे भिनम्मा नरेश को हवा में ऊपर उठाती रही, उसकी शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा जहरीली होती जाती। उसे यकीन हो गया था कि अब नरेश को कोई भी नहीं बचा पाएगा।
वो नरेश के अधमरे शरीर को देखकर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, भिनम्मा को पकड़ने के लिए भिनम्मा जैसा सोचना पड़ता है। तुझे लग रहा था कि तू मेरे करीब आ रहा है। अफसोस, तू गलत है। सच्चाई ये है कि तू मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गया है। नरेश का शरीर हवा में एक बेहाल पंछी की तरह तड़प रहा था। भिनम्मा के हर झटके के साथ उसका दर्द अपनी सभी सीमाएं पार कर चुका था। वो बेबस था, जैसे उसकी सारी ताकत भिनम्मा के आगे हार चुकी हो। ठीक उसी समय भिनम्मा ने नरेश को दीवार की तरफ फेंक दिया। नरेश का शरीर दीवार से टकराकर फर्श पर जा गिरा। नरेश सांस लेने के वक्त जोर जोर से हाँफ रहा था। नरेश का दम घुटने लगा था। उसकी हर सांस मानो उसकी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही थी। तभी भिनम्मा हवा में तेजी से घूमती हुई नरेश के करीब आ गई। उसके उल्टे पैर अभी भी जमीन से ऊपर लटक रहे थे। नरेश वहीं पर पड़ा रहा और सांस लेने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। अब उसकी आंखें बार बार बंद होने लगी थी और एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे वो बेहोश हो जाएगा। दीवार से टकराकर लगने की वजह से उसके सर से लगातार खून की धार बहती जा रही थी। नरेश अपने माथे से टपकते हुए खून को महसूस कर सकता था। इस समय भिनम्मा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। नरेश ने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें जान मानो खत्म हो चुकी थी, जैसे वो जिंदगी के साथ अपनी लड़ाई हार गए हों। तभी भिनम्मा ने अपने लटकते उल्टे पैर नीचे किए और नरेश के बिल्कुल सामने पालथी मारकर बैठ गई। उसे नरेश को तड़पता हुआ देखकर काफी मजा आ रहा था। वो हर उस पल का स्वाद ले रही थी जो नरेश के लिए एक काल बन चुका था। जब इंसान कमजोर पड़ता है तब उसकी जान लेने का मजा और दोगुना हो जाता है। अपने आखिरी लम्हों में अपनों को याद कर ले नरेश, क्योंकि अब तुझे एक ऐसी मौत मिलेगी जहां तुझे कोई अपना नजर नहीं आएगा। भिनम्मा की यह बात सुनकर नरेश को अपनी जिंदगी कुछ लम्हों की मोहताज लगने लगी थी। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। यहीं दूसरी ओर भिनम्मा के चेहरे पर एक शैतानी सुकून था, जैसे उसका बस एक ही मकसद हो, नरेश को तड़पा तड़पा कर मारना। उसी समय भिनम्मा के हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे और नरेश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बेसमेंट के अंधेरे कमरे में अचानक से तेज हवा चलने लगी थी। हवा की रफ्तार और तेज हो गई। भिनम्मा की लाल आंखें चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से बेसमेंट में रखा सभी सामान जोरों से हिलने लगा था। पैरों की आवाज धीरे धीरे और बढ़ने लगी। अब भिनम्मा की नजर उस जगह पर टिक गई जहां से उसे पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक उसी समय भिनम्मा ने देखा कि बेसमेंट के कोने से कोई आ रहा है। भिनम्मा बहुत बेसब्री से उस अनजान शख्स का इंतजार कर रही थी। कुछ पल के बाद जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो दांत पीसते हुए गुस्से में चिल्लाई, कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरा खेल बिगाड़ने की? कौन है? सामने आ। तभी भिनम्मा ने देखा कि एक परछाई जो जमीन से अलग थी, जैसे हवा में तैर रही हो, वो परछाई धीरे धीरे भिनम्मा की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ नरेश भी अपनी बेजान आंखों से उस अनजानी परछाई को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही भिनम्मा ने उस परछाई का चेहरा देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो चौंकते हुए बोली, तुम्हें आजादी कैसे मिली? वो चेहरा, वो आंखें, वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि जोरावर की थी। भिनम्मा, याद है तुझे? तूने मुझे अपनी दुनिया से दूर कर दिया था, लेकिन देख, मैं तेरी दुनिया पर राज करने के लिए वापस आ गया हूँ। और इस बार तुम मुझे अपनी दुनिया से नहीं, मैं तुझे तेरी दुनिया से अलग करने आया हूँ। जो दर्द तूने मुझे और मेरे लोगों को दिया था, वो अब तुझे मिलेगा। क्या तुम मेरा सामना करने के लिए तैयार हो? जोरावर की बात सुनकर भिनम्मा तेज से चिल्लाते हुए बोली,
जो तेरी बेइज्जती का घाव है उन्हें बोलकर नहीं, बदला लेकर भर। मुझे डरा कर नहीं। तेरी बातें, तेरी धमकियां, मैं सबका विनाश करूंगी और बार बार करूंगी। तुमने हमेशा मुझे हराने की सोची और मैं तुमसे हमेशा जीतती गई। जानता है क्यों? क्योंकि मैं बस बोलती नहीं, करती भी हूँ। समझा जोकर? अब ये जोकर तुझे ऐसा करतब दिखाएगा कि अगली बार जब भी तू जोकर को देखेगी तब तू ना हंस सकेगी और ना ही अपने बढ़ते गम को रोक सकेगी। सीने पर जा लगी। जोरावर को दर्द में देखकर भिनम्मा शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोली, तू समझता है कि तू मुझे हरा सकता है? तेरी ये समझ ही तुझे बेवकूफ साबित करती है। 8 जोरावर और भिनम्मा के बीच एक ऐसी खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी जो इंसान की सोच और समझ दोनों से बहुत परे थी। हर वार के साथ बेसमेंट की जमीन में गड्ढे बनने लगे और दीवारों पर दिख रही छोटी छोटी दरारें 8 जोरावर और भिनम्मा के बीच एक ऐसी खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी जो इंसान की सोच और समझ दोनों से बहुत परे थी। हर वार के साथ बेसमेंट की जमीन में गड्ढे बनने लगे और दीवारों पर दिख रही छोटी छोटी दरारें अब और भी ज्यादा साफ नजर आने लगी थी। जोरावर के हर वार के साथ एक भयानक गरज होती थी, जैसे आसमान में बिजलियां चमक रही हों। जोरावर का सामना कर रही भिनम्मा भी हारने को तैयार नहीं थी। अचानक वो अपने हाथों से एक शक्तिशाली वेव निकालने लगी, जो हवा को चीरते हुए जोरावर के सीने पर जा लगी। जोरावर को दर्द में देखकर भिनम्मा शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोली, तू समझता है कि तू मुझे हरा सकता है? तेरी ये समझ ही तुझे बेवकूफ साबित करती है। जैसे ही भिनम्मा ने अपनी बात खत्म की, जोरावर ने तुरंत अपनी जेब से एक मायावी चाकू निकाला, जो अंधेरे में भी काफी चमक रहा था। बिना वक्त भिनम्मा के हाथों से आ रही जानलेवा वेव को अपने मायावी चाकू से काट दिया। जैसे ही जोरावर ने उस शक्तिशाली वेव को अपने चाकू, एक भयंकर धमाका हुआ जो इतना जोरदार था कि दोनों जोरावर और भिनम्मा 20-20 कदम पीछे उड़ते हुए गए। भिनम्मा को गिरते हुए देख जोरावर तुरंत जमीन से उठ गया। उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान थी। उसने तेज आवाज में भिनम्मा से कहा, मैं एक बार हारता हूं, बार बार नहीं। मैं तुम्हारा वो काल हूं जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया बनाने नहीं देगा। तुमने जो कुछ भी मेरा छीना है वो तुम्हें सब कुछ लौटाना पड़ेगा। आज मैं तुमसे हर दर्द, हर गम का हिसाब लेने आया हूं। अपनी बात कहकर जोरावर धीरे धीरे भिनम्मा की तरफ बढ़ने लगा। जोरावर के हाथों में उसका तेज धार वाला मायावी चाकू था। जोरावर को अपने नजदीक आता देख भिनम्मा भी गुस्से में उठ गई। भिनम्मा को उठता देख जोरावर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। जोरावर की हंसी से साफ मालूम हो रहा था कि उसे अपनी जीत नजदीक नजर आ रही थी। लेकिन तभी अचानक भिनम्मा ने अपने दोनों हाथों को पूरी ताकत से खोल दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ खोले, पूरे बेसमेंट में एक तेज लाल रोशनी फैल गई। उस रोशनी की वेव इतनी तेज थी कि जोरावर को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो वेव सीधा जोरावर पर जा लगती है और जोरावर एक जबरदस्त फोर्स के साथ बेसमेंट की दीवार में जा टकराया। जोरावर का मायावी चाकू भी उससे काफी दूर जाकर गिर गया और वो खुद भी जबरदस्त टकराव के बाद जमीन पर जा गिरा। भिनम्मा की ताकत अब दोगुना हो चुकी थी और अब उसका रूप और भी भयंकर लग रहा था। उसके पैर धीरे धीरे जमीन से दोबारा उठने लगे। उसकी बढ़ती हुई हर एक सांस के साथ उसका चेहरा और ज्यादा विकराल होता जा रहा था।